नमस्ते, मैं लक्ष्मी कुमारी कोल्हान विश्वविद्यालय के हिंदी स्नातकोत्तर विभाग से स्नातकोत्तर हिंदी प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर पंचम पत्र भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत आज हम लोग लक्षणा शब्द शक्ति के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने शब्द शक्ति के दो वेद अभिधा और व्यंजना को विस्तृत रूप से पढ़ा दिया था, जिसमें मैंने उसकी परिभाषा, उसके भेदों की चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम लोग लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा और उसके भेद की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कोई वाक्य बोलते हैं तो उसका जो साधारण अर्थ है उससे उसका वास्तविक अर्थ या वास्तविक अभिप्राय जो है वो प्रकट नहीं होता। वास्तविक अभिप्राय उसके जो साधारण अर्थ है उससे कुछ भिन्न होता है। तो शब्द को जिस शक्ति से उसका साधारण से भिन्न और इसका वास्तविक अर्थ प्रकट होता है उसे लक्षणा करते हैं। और शब्द का वह अर्थ जो ना तो अभिधा शक्ति से प्राप्त होता है, अर्थात ना तो मुख्यार्थ से प्राप्त होता है, और तब उस लक्षणा शक्ति के द्वारा जब उस अर्थ को प्राप्त किया जाता है तो उसे ही लक्षितार्थ जो है वो हम कहते हैं। तो अगर हम उसकी परिभाषा तो देखें तो क्या बोलते हैं कि जहाँ मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होने पर, मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होने पर अर्थात कि जब हम जो कथन कहते हैं उस कथन का जो वास्तविक अर्थ होता है वो उससे प्रकट नहीं होता है, तब उसके स्थान पे क्या किया जाता है, रूढ़ि अथवा प्रयोजन के आधार पर मुख्य अर्थ से संबंधित अन्य अर्थ को लक्ष्य किया जाता है, तब वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं, जैसे कि मोहन गधा है। जैसे अब हम कहते हैं कि मोहन गधा है, तो इसका अभिधा से जो अर्थ निकलता है, जो मुख्यार्थ है, वो क्या है कि मोहन नाम का एक लड़का है जो गधा है, अर्थात गधा जो जानवर है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, कोई लड़का भला जानवर कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर मुख्यार्थ बाधित है। मुख्य अर्थ से इसका जो अर्थ प्रकट होना चाहिए वो यहाँ पे नहीं हो रहा है। क्यों? तो यहाँ पे गधे का जो लक्ष्यार्थ है वो है मूर्ख, अर्थात मोहन जो है वो क्या है, मूर्ख है। वो गधा नहीं है, वो मूर्ख है। और ऐसा जो है वो रूढ़ि के आधार पर यहाँ पर इसका जो है वो लक्ष्यार्थ निकला है मूर्ख, क्योंकि गधा जो है वो रूढ़ हो गया है मूर्खता के लिए। इसलिए यहाँ पर जो अर्थ निकलता है वो है कि मोहन जो है वो क्या है कि गधा है, अर्थात कि वो मूर्ख है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। काव्य प्रकाश में कहा गया है, मुख्यार्थ बाधे तद योगो रूढ़ितो प्रयोजनयात्। मुख्यार्थ बाधे तद योगो रूढ़ितोत प्रयोजनात् अन्यार्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपिता क्रिया। तो काव्य प्रकाश में मम्मट ने कहा है कि मुख्यार्थ सिद्धि में बाधा उपस्थित होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर, यहाँ पर जो इसकी पहली पंक्ति है उससे क्या निकलता है कि मुख्यार्थ सिद्धि में बाधा उपस्थित होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर अभियार्थ से संबंध रखने वाले अन्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति ही लक्षणा नामक शब्द शक्ति है। तो आचार्य मम्मट ने जो काव्य प्रकाश में कहा है उससे ये स्पष्ट है कि जब मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर जो अर्थ ग्रहण करते हैं वही जो है वो लक्षणा शब्द शक्ति होती है। तो इस लक्षणा के जो हम परिभाषा को देखते हैं
तो इसमें लक्षणा के लिए 3 शर्तें जो है वो आवश्यक मानी गई है। पहला है मुख्यार्थ में बाधा। जो लक्षणा के लिए जो पहली शर्त है वो है मुख्यार्थ में बाधा। इसमें मुख्य अर्थ या अभिअर्थ लागू नहीं होता है, वो बाधित हो जाता है। अर्थात अभिधा से जो अर्थ सूचित होना चाहिए वो अर्थ यहाँ पे नहीं निकलता है। जो दूसरा लक्षण है वो है मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ में संबंध। अर्थात जब मुख्य अर्थ बाधित हो जाता है तब यह दूसरा अर्थ अनिवार्य रूप से मुख्य अर्थ से ही संबंधित होता है। मुख्य अर्थ से सीधे सीधे उसका अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन वो अर्थ जो है वो मुख्य अर्थ से संबंधित होता है। तीसरा जो शर्तें हैं वो है रूढ़ि या प्रयोजन। अब मुख्य अर्थ को छोड़कर उसके अर्थ को मुख्यार्थ से संबंधित यदि किसी दूसरे अर्थ को हम अपनाते हैं तो उस अपनाने के पीछे कोई रूढ़ि होती है या कोई प्रयोजन होता है, क्योंकि बिना रूढ़ि या किसी प्रयोजन के हम मुख्य अर्थ से संबंधित अर्थ को अपना नहीं सकते हैं। तो लक्षणा के लिए ये 3 शर्त बहुत ही। अब हम देखते हैं कि रूढ़ि और प्रयोजन क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रूढ़ि किसे कहते हैं। तो रूढ़ि कहते हैं प्रयोग प्रवाह या प्रसिद्धि को। प्रयोग प्रवाह या प्रसिद्धि को अर्थात वैसा बोलने का चलन है या तरीका है। अगर किसी बात को कहने का जो प्रथा हो जाता है वही रूढ़ि कहलाती है। जैसे कि हमने पहले जो हमने उदाहरण पढ़ा था कि मोहन गधा है, तो ये क्या है कि ऐसा कहने की एक प्रथा हो गई है और रूढ़ि के कारण ही उसका जो लक्ष्यार्थ ग्रहण किया गया वो मूर्ख है। तो उसी तरह यहाँ पर एक उदाहरण है, मुझे देखते ही वह 9 2 11 हो गया। आपको ज्ञात है कि 9 2 11 होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है भाग जाना। तो यदि हम 9 2 11 होने के बदले में कहते हैं कि मुझे देखते ही वह 10 20 40 हो गया, या फिर मुझे देखते ही 11 2 9 हो गया, यदि हम ऐसा कहते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, क्योंकि ऐसी कोई रूढ़ि नहीं है। और भागने की जो रूढ़ि है यानी जो लोक प्रसिद्ध है वो क्या है, 9 2 11 होना। तो 9 2 11 होने का ही रूढ़ अर्थ है भाग जाना। किसी दूसरे शब्दों को यदि हम उसके जगह पर प्रयोग करते हैं तो ऐसा अर्थ जो है वो नहीं निकलता है। अब हम देखते हैं कि प्रयोजन क्या है। तो प्रयोजन कहते हैं अभिप्राय को या मतलब को। कहने का मतलब यह है कि हमारे मन में कोई अभिप्राय है जो प्रयुक्त शब्द से व्यक्त नहीं हो रहा है, तब हम क्या करते हैं, उसके लिए कोई दूसरा शब्द प्रयोग कर अपना अभिप्राय प्रकट करते हैं। जैसे कि हम किसी को बहुत मूर्ख कहना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं कि तुम मूर्ख हो, तो कह देने से मूर्खता की अतिशयता नहीं प्रकट होती है। मतलब वो मूर्ख है तो वो मूर्ख कितना मूर्ख है वो इसको नहीं, वो मूर्ख बहुत अधिक मूर्ख है वो इसको प्रकट नहीं करता। लेकिन यदि हम कहते हैं कि तुम बैल हो, यदि उसे हम कहें कि तुम बैल हो तो इसका अर्थ हुआ कि तुम अतिशय मूर्ख हो। तो यहाँ पर बैल शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है, तो मूर्खता को बताने, मूर्खता की जो अतिशयता है उसे बताने के प्रयोजन से किया गया है। तो इसका अर्थ हुआ कि वो बहुत ज्यादा मूर्ख है। तो अब हम लक्षणा की जो शास्त्रीय परिभाषा दी गई है उसको हम देखते हैं। तो क्या है, मुख्यार्थ के बाधित होने पर जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ रूढ़ि या प्रयोजन के कारण लिया जाए वह लक्षणा है। तो अब स्पष्ट हो गया होगा कि लक्षणा क्या है। मुख्यार्थ के बाधित होने पर यानी अभिधा शक्ति से जिसका अर्थ ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न होती है
तब किसी रूढ़ि या प्रयोजन के कारण जो अर्थ लिया जाता है वही लक्षणा होता है। तो अब यह परिभाषा स्पष्ट हो गई है। अब इसके आगे हम चलते हैं। तो लक्षणा के दो भेद माने गए हैं। पहला है रूढ़ा लक्षणा और दूसरा है प्रयोजनवती लक्षणा। अब हम लक्षणा के जो भेद हैं इसकी चर्चा करेंगे। पहले रूढ़ा लक्षणा देखते हैं। तो रूढ़ा लक्षणा में क्या होता है कि जहां मुख्यार्थ में बाधा होने पर रूढ़ि के आधार पर लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है। लक्षणा की परिभाषा में ही हमने पढ़ा था कि रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर जो अर्थ ग्रहण करते हैं वही लक्षणा होता है। तो उसी आधार पर उसके दो भेद किए गए हैं, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। तो रूढ़ा लक्षणा में मुख्यार्थ में बाधा किससे होती है? रूढ़ि, मुख्यार्थ में बाधा होने पर रूढ़ि के आधार पर जो लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है वहां रूढ़ा लक्षणा होता है। तो हम लोग पहले ही समझ चुके हैं कि रूढ़ि किसे कहते हैं, जो लोक प्रचलित अर्थ होता है। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम एक उदाहरण ले रहे हैं कि पंजाब वीर है। तो जब हम कहते हैं कि पंजाब वीर है तो इसका ये मतलब नहीं कि पंजाब राज्य जो है वो वीर है, बल्कि यहाँ पंजाब का लक्ष्यार्थ जो है वह है पंजाब के निवासी, कि पंजाब के जो रहने वाले लोग हैं वह वीर हैं। तो ये अर्थ किस आधार पर ग्रहण किया गया है? रूढ़ि के आधार पर ग्रहण किया गया है, इसलिए यहाँ पे रूढ़ा लक्षणा है। कुछ अन्य उदाहरण हम देखते हैं, जैसे मुंह पर ताला लगा लो। जब हम किसी को कहते हैं मुंह पर ताला लगा लो, इसका मतलब ये है कि वो अपना मुंह को बंद रखे, अर्थात कुछ ना बोले। तो यहाँ ताला लगा लो का अर्थ होता है चुप रहना। तो यहाँ भी रूढ़ा लक्षणा है, क्योंकि रूढ़ि के आधार पर यह अर्थ निकल कर आया है। एक और उदाहरण देखते हैं, महाराष्ट्र साहसी है। महाराष्ट्र साहसी है, यहाँ भी क्या निकलता है? महाराष्ट्र से जो लक्ष्यार्थ निकलता है वो है महाराष्ट्र के निवासी, यानी महाराष्ट्र साहसी नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र में रहने वाले जो लोग हैं वो साहसी हैं। यहाँ हम रूढ़ि लक्षणा के कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे गद्य के हम कुछ उदाहरण देखते हैं। आप तो एकदम राजा हरिश्चंद्र हैं। कहते आप तो एकदम राजा हरिश्चंद्र है का यहाँ लक्ष्यार्थ ये नहीं है कि वो राजा हरिश्चंद्र है, बल्कि राजा हरिश्चंद्र का लक्ष्यार्थ है कि वो हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी है, और सत्यवादी व्यक्ति को राजा हरिश्चंद्र कहना जो है वो रूढ़ि है। दूसरा हम एक पद का उदाहरण लेते हैं। क्या है? आगी बढ़वागनी ते बड़ी है आगी पेट की। तुलसीदास की कवितावली से ली गई है ये पंक्ति, और इन पंक्ति के माध्यम से तुलसी जी ये कहना चाहते हैं कि जो बड़वाग्नि यानी समुद्र में लगने वाली जो आग होती है, उससे भी बड़ी आग जो होती है वो पेट की आग होती है। लेकिन यहाँ पे यदि हम देखें तो पेट में आग नहीं लगती है, बल्कि पेट में भूख लगती है। इसलिए यहाँ पर जो मुख्य अर्थ है वो बाधित हो रहा है, और यहाँ पर पेट में आग लगने का जो लक्ष्यार्थ है वो है तीव्र और कठिन भूख को व्यक्त करना, जो पेट की आग के जरिए यहाँ पे किया गया है। तीव्र और कठिन भूख के लिए पेट में आग लगना, ये कहना जो है वो रूढ़ि है, और रूढ़ि के कारण ही ये अर्थ जो है यहाँ पे स्पष्ट हुआ है। उसके बाद हम दूसरे भेद प्रयोजनवती लक्षणा को देखते हैं। तो प्रयोजनवती लक्षणा किसे कहेंगे? जहां किसी विशेष प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ को बाधित करके उससे संबंधित लक्ष्यार्थ का बोध होता है, वहां प्रयोजनवती लक्षणा होती है। रूढ़ि लक्षणा में उसका रूढ़ि से उसके लक्ष्यार्थ का बोध होता है, और प्रयोजनवती लक्षणा में प्रयोजन से लक्ष्यार्थ का बोध होता है। ये दोनों में एक विशेष अंतर है। तो एक बार और देख लेते हैं। जहां किसी विशेष प्रयोजन के कारण
मुख्यार्थ को बाधित करके उससे संबंधित लक्ष्यार्थ का जो बोध होता है वहां प्रयोजनवती लक्षणा होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं कि हड्डियों का ढांचा खड़ा था। अगर हम देखते हैं कि हड्डियों का ढांचा खड़ा था, अर्थात हड्डियों का ढांचे के द्वारा व्यक्ति के दुर्बलता बताना जो है यहाँ पर वक्ता का प्रयोजन है, कि वो व्यक्ति जो है वो बहुत ही दुर्बल है। इसी आधार पे ये अर्थ यहाँ निकल रहा है। वैसे ही दूसरा उदाहरण हम देखते हैं कि भाले प्रवेश कर रहे हैं। तो भाले भला कैसे प्रवेश करेंगे, यहाँ पर मुख्यार्थ है वो बाधित हो रहा है। तो यहाँ पर लक्ष्यार्थ क्या निकल रहा है कि युद्ध भूमि में भालेधारी सैनिक प्रवेश कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर इसका अर्थ जो है वो स्पष्ट हो रहा है। एक और उदाहरण देखते हैं कि वह स्त्री तो गंगा है। अब स्त्री तो गंगा कहने से क्या हो रहा है कि यहाँ जो मुख्यार्थ है, जो मुख्य अर्थ है वो बाधित हो रहा है, क्योंकि कोई स्त्री गंगा नहीं हो सकती, बल्कि गंगा क्या है, वो स्त्री जो है वो गंगा की तरह पवित्र है। ये अर्थ यहाँ पर निकल कर आता है। उसके बाद हम कुछ और उदाहरण यहाँ देखते हैं। जैसे शिवाजी सिंह है। यदि हम कहते हैं कि शिवाजी सिंह है, तो सिंह शब्द से मुख्यार्थ में बाधा पड़ जाती है कि भला कोई मनुष्य जो शिवाजी है वो सिंह कैसे हो सकता है, क्योंकि शिवाजी तो एक आदमी का नाम है, कोई जानवर सिंह नहीं है। लेकिन शिवाजी के लिए सिंह शब्द का प्रयोग जो है यहाँ विशेष प्रयोजन के लिए किया गया है, क्योंकि शिवाजी को वीर या साहसी बताने के लिए ही शिव शब्द का प्रयोग हुआ है। और इस प्रकार से शब्द का यहाँ पे अर्थ जो लिया गया है वो क्या है, वीर या साहसी। इसी तरह एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। क्या है कि लड़का शेर है। यदि हम कहें कि लड़का शेर है तो इसका लक्ष्यार्थ होता है कि लड़का निडर है। यहाँ पर शेर का सामान्य अर्थ जो है वो अभिष्ट नहीं हो रहा है, बल्कि शेर का जो अर्थ लिया गया है वो क्या है, निडर। मतलब लड़का को निडर बताने के प्रयोजन से उसके लिए शेर शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पे जो अर्थ निकल कर आ रहा है वो अर्थ क्या है कि वो लड़का जो है वो निडर है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रयोजनवती लक्षणा जो होते हैं उसके कितने भेद हैं। तो प्रयोजनवती लक्षणा के दो भेद होते हैं। पहला है गौणी लक्षणा और दूसरा है शुद्धा लक्षणा। तो अब हम एक एक करके, पहले गौणी लक्षणा, उसके बाद हम शुद्धा लक्षणा के यहाँ पे हम फिर चर्चा करते हैं। पहले देखते हैं गौणी लक्षणा। तो गौणी लक्षणा किसे कहेंगे, जहां पर गुण सादृश्य के आधार पर लक्ष्यार्थ का बोध होता है। गुण सादृश्य के आधार पर लक्ष्यार्थ का बोध होता है, वहां गौणी लक्षणा होती है। यानी कि लक्ष्यार्थ का बोध जहां गुण के आधार पर या समानता के आधार पर होता है तो वहां पर गौणी लक्षणा होती है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, मुख चंद्र है। मुख चंद्र है तो यहाँ पर अगर हम मुख्यार्थ से अर्थ निकालते हैं, जो इसका अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या निकलता है कि मुख जो है वो चंद्रमा है। लेकिन यहाँ मुख्यार्थ में यह बाधा है कि मुख चंद्रमा कैसे हो सकता है। तब लक्ष्यार्थ यह निकलता है कि मुख चंद्रमा के जैसा ही सुंदर है। जैसे मुख को देखकर हमें शीतलता प्राप्त होती है, वैसे ही चंद्रमा में शीतलता प्राप्त होती है। दोनों में समानता है, दोनों ही सुंदर है। और इसी सादृश्य संबंध के आधार पर, इसी समानता के आधार पर ये अर्थ यहाँ पे लिया गया है कि मुख जो है वो चंद्र है। इसलिए यहाँ पर क्या लक्षणा है, तो गौणी लक्षणा है। एक अन्य उदाहरण हम देखते हैं, नीतीश शेर है। अब हम कहते हैं कि नीतीश शेर है, तो नीतीश जो है वो मनुष्य है, वो भला शेर कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ पर नीतीश जो है वो क्या है, शेर के समान ही वो निडर है। तो यहाँ पर इन दोनों के आधार पर, सादृश्य के आधार पर, गुण सादृश्य के आधार पर
यहाँ पर ये अर्थ लगाया जाता है कि नितेश जो है वो निडर है, इसलिए यहाँ पर भी गौणी लक्षणा है। इसके बाद हम देखते हैं शुद्धा लक्षणा। शुद्धा लक्षणा में क्या होगा कि जहां गुण सादृश्य को छोड़कर अन्य किसी आधार पर, जैसे समीपता हो गया, साहचर्य, आधार, आधाय, संबंध के आधार पर लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है, वहां शुद्धा लक्षणा होती है। देखिए यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि गौणी लक्षणा में हमने क्या कहा कि गुण सादृश्य के आधार पर जो लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है उसे गौणी लक्षणा करते हैं, लेकिन शुद्धा लक्षणा में ठीक विपरीत होता है। यहाँ गुण सादृश्य को छोड़कर जो भी अन्य आधार हैं लक्ष्यार्थ ग्रहण करने के, चाहे वो समीपता हो, चाहे साहचर्य हो या आधार, आधाय, किसी भी संबंध के आधार पर अगर लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है तो वहां पर होता है शुद्धा लक्षणा। जैसे कहा जाता है मेरे सिर पर क्यों बैठते हो, कहते मेरे सिर पर क्यों बैठते हो, तो यहाँ पर जब ऐसे कहते हैं तो क्या होता है कि लक्ष्यार्थ बाधित होता है, क्योंकि कोई किसी के सर पे नहीं बैठ रहा है, बल्कि वो व्यक्ति जो है उसके बहुत समीप बैठ रहा है। तो कभी कभी हम गुस्से से कह देते हैं कि मेरे सिर पर क्यों बैठते हो, तो यहाँ पर जो है मुख्यार्थ बाधित हो रहा है। और यहाँ जो समीपता के आधार पे जो अर्थ ग्रहण किया गया है, जो लक्ष्यार्थ ग्रहण किया गया है, वो ये है कि मेरे इतने समीप तो यहाँ पर क्या संबंध है, सामीप्य संबंध है। इसी प्रकार एक है कि लाल पगड़ी आ रही है। एक और उदाहरण जैसे हम देखते हैं लाल पगड़ी आ रही है, तो लाल पगड़ी आ रही है जब हम कहते हैं तो लाल पगड़ी यहाँ पर भी मुख्यार्थ बाधित हो रहा है, क्योंकि लाल पगड़ी नहीं आ रही बल्कि लाल पगड़ीधारी सिपाही जो है वो आ रहा है। तो यहाँ पर सिपाही और पगड़ी के बीच, यहाँ लाल पगड़ी और सिपाही में साहचर्य संबंध के आधार पर यह लक्ष्यार्थ ग्रहण किया गया है, इसलिए यहाँ पे शुद्धा लक्षणा है। तो अब तक हम लोगों ने लक्षणा शब्द शक्ति के विषय में पढ़ा, उसके भेद, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा के विषय में भी पढ़ा। और प्रयोजनवती लक्षणा के दो भेद होते हैं, गौणी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा, इसके विषय में भी हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद गौणी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा के भी दो दो भेद होते हैं, जिसकी चर्चा हम इसके बाद के वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।